डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं। इसका एक कारण है कि मैंने शैतान से अपनी आत्मा का सौदा किया है और बदले में मुझे जिंदगी मिली। लेकिन इसे वरदान मानूं या अभिशाप, आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जब भी मरता हूं कब्रिस्तान में उठ खड़ा होता हूं। अपनी मर्जी से मैं मर भी नहीं सकता। शायद मैं अमर हो गया हूं। अब इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं? शुरू में मैं डर रहा था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया भगवान की यही नियति है कि मुझे ये शाप मिले और इसका इस्तेमाल मैं लोगों की भलाई के लिए करूं। वो शैतान इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और मैं इकलौता इंसान हूं जो उसे रोक सकता है। इसका इस्तेमाल मैं आज तक करता रहा हूं। इस दुनिया में उस शैतान के कई दास छिपे हुए हैं जो बुराई को बढ़ाना चाहते हैं और मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने का काम करता हूँ। मैं लोगों की भलाई के लिए देश और दुनिया में घूमता रहता हूँ। मेरे कई साथी हैं जो यही काम करते हैं। शायद आप उन्हें जानते भी होंगे, उनका नाम भी सुना होगा। और मैं बस उन शैतानों को ढूंढता हूँ अलग अलग जगह। इस बार भी जब मैं उस कब्रिस्तान में एक नई लाश को दफनाने की तैयारी कर रहा था, खड्डा खोद रहा था, तभी वहां काफी ज्यादा भीड़ लग गई थी। एक लाश दूर से लाई गई थी, बांग्लादेश से, और मैं जानना चाहता था इतनी दूर से यहाँ लाश क्यों लाई गई, वहां पर क्यों नहीं दफनाई गई। तो मुझे पता चला इस आदमी की मौत जंगल में हुई थी और उस लाश को बहुत बुरी तरह सड़ा हुआ माना गया। देखने पर लग रहा था कि वो लाश बहुत ज़्यादा बुरी तरह से सड़ चुकी हो, लेकिन सिर्फ जली या सड़ी हुई वो लाश नहीं थी, वो अंदर से कीड़े निकल रहे थे। जली हुई लाश के इस तरह के लाल रंग के कीड़े नहीं निकलते। ये लाल कीड़े शैतान का प्रतीक होते हैं और उस लाश को देखते ही मेरी आंखें खुल गई। मैं जिस शैतान के दासों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एक वैसा ही दास शायद उन जंगलों में होगा। मुझे वहाँ पर जाना होगा। उस लाश को दफनाने के बाद मुझे वो जानकारी भी दी गई कि वहाँ पर एक शैतान है जो बार बार जंगलों को आग लगा देता है और वहाँ पर रहने वाले लोग मारे जाते हैं। वो बार बार लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहा है और इतना बुरी तरह से जलाता है कि आत्मा कांप जाती है। कुछ जिंदा बचे लोग उसे देख पाए और कहते हैं वो हमेशा आग की तरह जलता ही रहता है। बांग्लादेश तो मैं पहुंच गया था। अपने साथ मिट्टी भी लेकर आया था, उस कब्रिस्तान की मिट्टी को जहां पर मैं गाड़ देता हूं। मरने के बाद मैं दोबारा वहीं से उठ खड़ा होता हूं। मिट्टी मैंने वो एयरपोर्ट के पास ही गाड़ दी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं दूर हूं या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था मैं उसे आसानी से रोक दूंगा, मरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस जंगल के पास पहुंचते ही मुझे वहां कई पुलिस वाले मिले जो उन सड़कों पर नाका लगाए हुए थे। किसी को भी उस जंगल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि बार बार उस जंगल में आग लगती है और अपने आप बुझ जाती है। अमूमन जब जंगल में आग लगती है तो वो बढ़ती ही चली जाती है। वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे रोका नहीं जा सकता। धीरे धीरे पूरा का पूरा जंगल आग में सुलगने लगता है। लेकिन यहाँ जंगल के बीच में आग लगती है, फिर बुझ जाती है, जैसे कोई आग को कंट्रोल कर पा रहा हो। और मेरी आंखें तो चमक गई थी। कोई साधारण इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ज़रूर यहाँ कोई शक्तिशाली प्राणी है और उसे रोकना मेरा फर्ज है। उस जंगल के अंदर जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, लेकिन एक जगह बाड़े को फांदकर मैं जंगल के अंदर पहुंच गया था। लेकिन अब जितना रास्ता था मुझे चलकर पार करना था।
मैं शक्तिशाली था, मुझे पता है मेरा मुकाबला कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। फिर भी मेरा सामना किससे हो रहा है मुझे अब तक पूरी तरह से ये पता नहीं था। धीरे धीरे उस जंगल में आगे बढ़ते हुए मुझे कुछ घबराहट सी हो रही थी, और कई जगह जब वो जले हुए इलाके मुझे मिल रहे थे, मैं ध्यान से देख रहा था ये जैसे बड़ा सा गोला बनाया गया हो। आग लगती है गोले की तरह, फैलती है और फिर खुद ब खुद जैसे रुक जाती है। मैं उस जले हुए इलाके के बिल्कुल एक तरफ पहुंचा तो मैंने देखा कि आगे सूखे हुए पत्ते थे, पीछे की तरफ जले हुए पत्ते और आगे सूखे पत्ते जहां आग पहुंची नहीं थी। बीच में ज्यादा बड़ा फासला नहीं था। अगर आग वहां तक पहुंची तो आगे वाले पत्तों को आग क्यों नहीं लगी? और ये पूरा परफेक्ट सर्कल था, जैसे बीच में कोई चीज जल रही हो और उसकी तपिश के कारण दूर दूर वाली चीजें जल गई, लेकिन एक सीमा तक आग आगे बढ़ नहीं पाई। जैसे जैसे मैं उस जंगल में आगे बढ़ता गया, वैसा इलाका मुझे कई बार दिखा। कई इलाके ऐसे थे जहां घर थे लकड़ी के, लेकिन अब वो राख बन गए थे। और मैंने मिट्टी की तरफ ध्यान दिया। जो मिट्टी थी वो पूरी तरह से काली हो गई थी। इतनी आसानी से मिट्टी काली नहीं होती, गर्मी बहुत ज़्यादा रही होगी। साधारण आग भी मिट्टी को काली नहीं कर पाती। ये तपिश कितनी रही होगी जो मिट्टी पिघली नहीं लेकिन काली ज़रूर हो गई। लगभग 4 घंटे मैं उस जंगल में भटकता रहा था, लेकिन अचानक मेरी नाक ने एक बदबू सूंघी थी, जलने की बदबू। और आसपास वो धुआं ये बयां कर रहा था कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। और जंगल में इतनी आसानी से आग नहीं लगती, ये ज़रूर उसी का काम होगा। लेकिन किस तरफ? अंधेरे में जिस तरफ से रोशनी आती है समझो आग उसी तरफ है, और मैं उस तरफ बढ़ने लगा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, धुआं काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और मैं सोच रहा था क्या वो अकेला होगा या उसके साथी होंगे, या ये सारा एक भ्रम होगा। मैं कई ऐसे केस देख चुका हूं जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, और यहां क्या होगा मैं जानता तक नहीं था। आग के करीब पहुंचने के बाद मैंने देखा वो जो आग लग रही थी ना, वो एक इंसान के कारण थी। वो आदमी उस गोले के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ, और उससे चमकदार लपटें निकल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो आदमी जल रहा है और उसके अंदर से जैसे कोई तरल निकल रहा है, जैसे कोई तेल जो बहुत ज़्यादा गर्म है और जलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आग उस सर्कल के अंदर अंदर ही थी, और नीचे पड़ी वो हड्डियां सुलगने लगी थी। उसने किसी को मारा था, और सिर्फ मारा ही नहीं था, हड्डियां तक गलाने का काम कर रहा था। शायद किसी से ज़्यादा बुरा बदला ले रहा हो। मैं देखता गया, तभी उस गोले के एक तरफ पड़ी हुई मुझे लाश दिखी, बिल्कुल वैसी लाश जैसी वहां उस कब्रिस्तान में दफनाई गई थी। वो आदमी जला जरूर था, लेकिन लाल चमड़ी हो चुकी थी, और उसके अंदर से लाल लाल से कीड़े, वो शैतानी कीड़े। इसी आग से वो जला होगा, लेकिन किसी तरह उस गोले से बाहर निकल आया, और ये आदमी अंदर से लपटे छोड़े जा रहा था। एक पेड़ था जो आधा उस गोले के अंदर था, आधा उस गोले के बाहर था। आधा जो अंदर था वो जलकर राख हो गया था, आधा जो गोले के बाहर था वहां आग लगी तक नहीं थी। ये कैसी शक्ति है? मैं बस उस गोले के अंदर जाना चाहता था। मैंने दूर से तपिश महसूस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो रही थी। जैसे ही गोले के अंदर मैंने हाथ डाला, मेरी उंगलियां जलने लगी थी, भाप बनने लगी थी। जैसे धीरे धीरे मेरी चमड़ी उधड़ने लगी और मुझे कुछ दर्द हो रहा था। हाथ मैंने पीछे खींच लिया। ये कैसी गर्मी है जो मेरी उंगलियों को गला रही है? लेकिन कुछ ही समय में मेरी जो चमड़ी सड़ी हुई थी दोबारा रिपेयर होनी शुरू हो गई। उंगलियां मेरी पूरी तरह से सही हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी मुझे चोट लगती है, मैं मरता हूं तो दोबारा उठ खड़ा होता हूं, तब मुझे नया शरीर मिलता है। इस तरह से जख्मी होने पर मेरा शरीर खुद ब खुद ठीक नहीं होता, मुझे खुद को मारना पड़ता है। मुझे लगा इसे रोकने के लिए मुझे उस गोले के अंदर तो जाना ही होगा। जैसे ही मैंने खुद को उस गोले के अंदर किया, मेरी चमड़ी उधड़ने लगी थी। वो गर्मी बहुत तेज थी, लेकिन उस गर्मी से बचने के लिए मैं भी एक तरीका जानता था।
जमीन के अंदर से वो दरार खुलने लगी थी, नर्क की वो आग। और उस आग में मैंने हाथ डाला और लावा मेरे पास था, लेकिन मेरी उंगली की सिर्फ हड्डियां बची थी, चमड़ी पिघल चुकी थी। ये गर्मी उस नर्क की आग की गर्मी जैसी ही थी, लेकिन मुझ पर असर कर रही थी, मुझे खत्म करने की कगार पर पहुंचा रही थी। और जब मैंने वो लावा निकाला तो मैंने एक गोला बनाकर उस आदमी पर फेंका। जैसे ही वो लावा उस आदमी को छुआ, वो लावा उसके शरीर का हिस्सा बन गया था, जैसे वो भी नर्क की आग का बना हुआ हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ये आग किसी को बख्शती नहीं, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, लेकिन इसका तो हिस्सा बन रही है। मैंने बार बार वो लावा जमीन से निकालकर उसके ऊपर मारने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस बैठा हुआ, आंखें बंद किए हुए, हिल नहीं रहा था, बस वहीं पर था। और उसने हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पकड़ा हो और वो चीज पिघल चुकी हो, गल चुकी हो। अभी हाथ खाली है, लेकिन शायद पहले कुछ ना कुछ हाथ में था। मैं अब उस आग को उस पर फेंकता जा रहा था, लेकिन कोई असर नहीं। धीरे धीरे मेरी चमड़ी उधड़ती गई और मुझे अब धुंधला धुंधला सा दिखने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे रंग दूर होते जा रहे हैं। मुझे हर कण दिखने लगा था, वो एक एक कण का बना हुआ है। शायद मेरी जो आंखें हैं वो भी कणों में तब्दील हो रही हैं। धीरे से मुझे इस गोले से बाहर निकलना होगा। हो सकता है मेरे शरीर पर इसका असर हो रहा है। मैंने पूरी कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन एकदम एक धमाका सा हुआ और मेरा शरीर जैसे फटने लगा था। मैं उस गोले से तो बाहर आ गया, लेकिन बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा। तब मुझे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इतना ध्यान दिया मैंने, वो धुंधली धुंधली सी तलवार मेरे सर के आर पार हो गई। जैसे ही वो तलवार मेरे सर के आर पार हुई, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया था। मैंने जोर लगाया तो मैंने उस कब्र से अपने आप को बाहर पाया। मैं उस एयरपोर्ट के पास वाले उस कब्रिस्तान से निकला था जहां पर मैंने मिट्टी दफनाई हुई थी। उस अजीब से चलने वाले आदमी ने मुझे मार दिया था, इसीलिए यहाँ से उठकर खड़ा हुआ था मैं। और मैं सोच रहा था ये तरकीब तो काम नहीं की, वो सच में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। मैंने इस बार वो मिट्टी वहाँ से निकाली और ये मिट्टी लेकर मैं जंगल में कहीं करीब ही रहूँगा, ताकि मरने के बाद मैं जल्दी उठ पाऊँ और उस पर हमला कर पाऊँ। यही सही रहेगा। लेकिन मिट्टी पास में रखनी होगी। कहीं गलती से मैं मिट्टी रख नहीं पाया और उसने मुझे मार दिया तो मैं भारत की उसी जगह से निकलूँगा और दोबारा बांग्लादेश मुझे जाना होगा। समय ज़्यादा बर्बाद होगा। और वो क्या करना चाहता है मुझे ये तक पता नहीं था। कहीं उसने वो काम पूरा कर दिया, उसके बाद क्या होगा? मुझे जो करना है जल्दी करना होगा। मैं उस मिट्टी को लेकर अब जंगल में पहुंच गया था। फिर से ढूंढ रहा था उसे जो आग लगाता है, लेकिन मैंने एक चीज़ पर ध्यान दिया। अगर मैं उसकी हद के अंदर ना गया, शायद वो मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए। वो बस बैठा रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन बैठे बैठे उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो पहले मुझे उसके करीब पहुंचना होगा। मैं घूमते घूमते उस जगह पहुंच गया जहां पर नीचे राख थी, मेरे शरीर की राख। मुझे यहीं पर जलाया गया था, मुझे यहीं पर मारा गया था। मैं वहां ज़मीन में मिट्टी गाड़ चुका था और अब इंतज़ार था उस आदमी का, कहाँ होगा वो। लेकिन 2 घंटे फिर से भटकने के बाद मुझे वो मिला ही नहीं। अंधेरा हो गया था, कहीं पर भी आग नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे दोबारा ढूंढ पाऊंगा ही नहीं। कैसे? आखिर वो कहाँ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई घंटों तक मैं भटकता रहा। वहाँ कभी एक कोने की तरफ जाता, कभी दूसरे कोने की तरफ। एक तो ये जंगल बहुत ज़्यादा गहरा था, कई जगह जले के निशान तो मिले, लेकिन मुझे वो आदमी नहीं मिला। मैं उसके बाद उस जंगल में बने एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां पर लोग बहुत डरे हुए थे। वहां कई बार आग लगी,
लेकिन यहाँ जो आग लगी थी वो किसी आदमी द्वारा लगाई गई लग रही थी। कई जगह आग के निशान, साधारण गोले में नहीं, यानी इसका रिश्ता उस आदमी से नहीं हो सकता। लेकिन लोगों से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पर भी आग तो लगी और वो आदमी नज़र भी आया, लेकिन यहाँ आग उसने कुछ अलग तरह से लगाई। वो किसी को मारना नहीं चाहता था, जैसे बचना चाहता था, लेकिन हर बार उसके शरीर पर जैसे उसका कंट्रोल नहीं रहता और आग बढ़ने लगती। यहाँ गांव में उसने कई लोगों को जलाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें छोड़कर भाग गया। यानी इस गांव के लोग ऐसे हैं जिसे वो मारना नहीं चाहता। क्यों? मुझे यही जानना था। मैं थक भी गया था, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अब इस जगह रुक जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पर रुका, आराम करने लगा एक घर में। अगले दिन लोगों से बात दोबारा करके मैं उस आदमी की जानकारी निकालना चाहता था। सब डरे हुए थे और मुझ पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। सबकी कहानियाँ अलग। किसी को वो जंगल में दिखा था तो किसी को गांव में दिखा जलता हुआ वो आदमी और उससे लपटें निकल रही होती, लेकिन गांव वालों को देखकर वो डरकर भाग जाता। मैं बस ये जानना चाहता था वो डरकर क्यों भाग रहा है। शक्तिशाली तो वो है और शिकारी तो वो है, शिकार से डरकर क्यों भाग रहा है। गांव वाले मुझे खाने को बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे, मुझे गांव में घुमा रहे थे और मैं उनकी रक्षा करना चाहता था। मैं ये जानता था वो आदमी यहाँ पर ज़रूर आता है और गांव वाले भी मुझे यही कह रहे थे। वो जलता हुआ आदमी इस गांव में बहुत बार देखा जाता है, फिर यहाँ से दूर चला जाता है। लेकिन बीच बीच में मुझे एक चीज़ पर शक सा होने लगा। मुझे उस गांव की दाईं तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था। दाईं तरफ एक कब्रिस्तान बना हुआ था और वो कब्रिस्तान काफ़ी भयानक तरीके से बना हुआ था। वहाँ जितनी कब्रें थी उन सबको खोदा गया था, लाशें कंकाल बाहर निकाले गए थे। मैंने गांव वालों से सवाल किया ऐसा किसने किया, और उन्होंने कहा उसी आदमी ने। अब मैं उनसे ये जानना चाहता था आखिर वो जो किसी को जला सकता है, पिघला सकता है, वो कब्रों को खोदकर लाशों को बाहर क्यों निकालना चाहेगा। अब वो गांव के लोग काफ़ी अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। मुझे कब्रिस्तान की जांच करने नहीं दे रहे थे। वहाँ पर वो पुलिस का इंतज़ार कर रहे थे और जब पुलिस वाले वहाँ पर आए, वो पुलिस वाले अजीब थे। हर एक पुलिस वाले ने अपनी पीठ पर 2 से 3 साल का बच्चा टांगा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो 5 से 7 पुलिस वाले थे। हर एक पुलिस वाले ने एक बच्चे को पीठ पर टांग रखा था और मेरे सवाल पूछने के बाद वो मुझ पर गुस्सा होने लगे। मुझसे आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा रहा था। मैं पासपोर्ट दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि इससे उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। अगर मैंने अपना नाम बताया, हो सकता है यहाँ माहौल बदल जाए। इसीलिए मैंने कहा कि वो मैं घर पर छोड़कर आया हूँ। मैं ढाका से हूँ और यहाँ बेवजह जंगल में घूमने के लिए आया था। पुलिस वाले अब मुझे गांव से बाहर निकालना चाहते थे और गांव वाले भी अब ज़्यादा गुस्सा थे। उन्हें लग रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ इसलिए जांच करने आया हूँ। अब उन पुलिस वालों को देखकर वो मुझे वहाँ से भगाने पर लग गए थे। मुझे गांव से बाहर निकाला गया और अच्छे से जांच करने भी नहीं दिया गया। मैं कई लोगों की आंखों में वो आंस देख रहा था जो वो मुझसे लगाए बैठे थे, लेकिन जब मुझे वहाँ से बाहर ही निकाल दिया गया, मैं क्या कर सकता था। मुझे जंगल की एक तरफ छोड़ा गया ताकि मैं जंगल से बाहर निकल पाऊँ, लेकिन मैं जंगल से बाहर आने के लिए जंगल में नहीं गया था। मैं उस आदमी को पकड़ने के लिए जंगल में आया था। मुझे यहाँ पर शक हो रहा था गांव वालों पर, इसीलिए मैं उस गांव के इर्द गिर्द ही रहा। जब वो पुलिस वाले वहाँ से चले गए, पीठ पर वो टंगे बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन्हें दूध तक नहीं पिलाया गया था। वो कब से भूखे थे, उनकी तरफ तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा था। फिर कुछ समय बाद वो गांव वाले भी जंगल की तरफ गए। हर किसी ने बच्चों को हथकड़ी लगाई हुई थी। एक हथकड़ी का हिस्सा बच्चे की कलाई पर बांधा हुआ, एक हथकड़ी का हिस्सा अपनी कलाई पर बांधा हुआ। गांव का कोई भी एक इंसान नहीं था जिसने अपने साथ एक बच्चा ना रखा हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इस गांव में कोई खास रिवाज है?
ऐसा कोई खौफनाक रिवाज? वो लोग जैसे जैसे जंगल में जाते रहे, मैं उनका पीछा करता जा रहा था। जहां से भी आवाज आती वो डर जाते और डरने के बाद वो बच्चे को अपनी बगल में दबोच लेते। बच्चे रोने लगते, लेकिन वो ऐसा बार बार करते जा रहे थे। बहुत बेरहम गांव वाले लग रहे थे, लेकिन शायद वो आग वाले उस मानव से बचने की कोशिश कर रहे हों। वो जंगल में आगे बढ़ते रहे, लकड़ियों की कटाई करने के लिए, फसल को काटने के लिए। वहाँ सब्जियाँ जिस खेतों में उगाई हुई थीं, वहाँ से सब्जियाँ लाने के लिए हमेशा बच्चे उनके साथ। और बच्चे बहुत ज़्यादा दर्द में थे, कलाइयाँ उनकी छिल चुकी थी। उनकी टांगों में मैंने वो लाल निशान देखे जो शायद ऐसी बेड़ियों के कारण ही थे। मैं अब गांव वालों पर गुस्सा हो गया था। मुझे लग रहा था ये गांव वाले बच्चों को सज़ा दे रहे हैं, लेकिन क्यों? एक गांव वाले को मैंने उस जंगल में दबोच ही लिया और उसके बाद वो घबरा चुका था। वो मुझसे इतना ज़्यादा डरा कि उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और बच्चे की गर्दन पर रख दिया और मुझे धमकी देने लगा, अगर मेरे करीब आए तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा, गर्दन काट दूंगा इसकी गर्दन, और मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। मुझे मारना है तो इसे भी मारना होगा। वहां हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे ही पीछे हटना पड़ा। वो गांव वाले की आंखों में मुझे डर भी दिख रहा था, मुझे वहशीपन भी दिख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था इन गांव वालों से उगलवाना है तो कैसे। इसके बाद मैं उसे जाने भी नहीं देना चाहता था। इससे सबको पता चल जाएगा कि मैं इर्द गिर्द ही होता हूँ रहस्य को सुलझाने के लिए। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, वो थोड़ा आगे बढ़ने लगा। मैं मौके का इंतज़ार कर रहा था, छिपते छिपते मैं भी उसके पीछे। और वो गांव में जाना तो चाहता था, लेकिन लंबे रास्ते से, वो पीछे वाली पगडंडी से। गांव में उस तरफ से जाने का रास्ता सबसे लंबा था और उसने लंबे रास्ते का चुनाव किया था। वो नदियों वाले रास्ते के बीच से जा रहा था, जहां उस पगडंडी की दोनों तरफ पानी बह रहा था। पानी में वो खुद को सुरक्षित मान रहा और वहां पर उसने वो हथकड़ी खोली थी। वो बच्चे को एक पेड़ से बांध दिया और खुद नदी में नहाने लगा। वो बच्चा प्यासा था, पानी के लिए पूछ रहा, लेकिन वो गांव वाला आदमी खुद नहा रहा, उस नदी में पानी पी रहा, उसे पीने नहीं दे रहा था। तब मैं सोचने लगा कि ये मौका हो सकता है, क्या मैं उसे दबोच सकता हूँ। धीरे धीरे चलता हुआ मैं उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही मैंने पेड़ से वो हथकड़ी को अपनी उस आग से पिघला कर रख दिया, वो बच्चा आज़ाद था। उसने मेरा शुक्रिया किया और वहाँ से वो भागने लगा। जैसे ही वो भाग रहा, वो आदमी घबरा गया। घबरा कर बिना कपड़ों के ही वो उस नदी से बाहर निकला था और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मैं अब उसे दबोचना चाहता था, उससे सच उगलवाना चाहता था। वो बिना कपड़ों के आगे आगे भाग रहा और मैं उसके पीछे पीछे। हाथ में मेरे भी वो लावा था, नर्क का लावा। मैं छोड़कर मारता उसके, लेकिन मैं किसी को जख्मी करना नहीं चाहता था। भले ही ये शक्ति शैतान की है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। मैं उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो पगडंडी के रास्ते से ही उस बच्चे के करीब जाना चाहता था, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था। वो पीछे भागता रहा। उसके बाद उसे लगा कि वो पकड़ा जा सकता है, तो वो जंगल के अंदर जाने लगा। मैं उसे रुकने को कह रहा था कि मुझे सिर्फ बात करनी है, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन शायद मेरे हाथ में लगी वो आग को देखकर डर रहा, तो मैंने वो आग को बुझाया। उससे बात करने के लिए उसके पीछे भागते भागते उसको डील दी थी कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा, सामने एक आदमी खड़ा जिसने उसकी कलाई पकड़ ली और मैंने उस आदमी की आंखें देखी थी। वो अजीब सा आदमी था, जैसे पत्थर का हो। शरीर पर कई जगह दरारें आई हुई थी, बिल्कुल चमड़ी सूख चुकी थी। जब उसने उस गांव वाले आदमी को पकड़ा, अपनी उस पकड़ में धीरे धीरे वो जलने लगा। ये वो आदमी था जो जलता है, आग का बन जाता है, और जैसे ही वो आग का बन गया, उसने जिसको पकड़ा था वो भी जलने लगा। उसे छुड़ाने के लिए जैसे ही मैं करीब जाना चाहता था, वो तपिश चारों तरफ निकलनी शुरू हो गई और वो गोला बनने लगा, जलने लगा वो गोला। और मैं आगे बढ़कर उस
आग को उसकी तरफ फेंक रहा जो उसमें समा जाती। नर्क की आग उसमें समा जाती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगा उसे सर से पकड़कर मुझे जमीन में गाड़ देना चाहिए। शायद यही इकलौता रास्ता होगा। मैं जैसे ही उसके करीब जाने वाला था, उसने हाथ से आग छोड़कर मारी, जैसे ये आग से बनी हुई शक्ति हो। मुझे उठाकर कई फुट पीछे फेंक दिया और इतने में उसने गांव वाले उस आदमी को जलाकर खाक कर दिया। और जैसे ही उसकी कलाई छोड़ी, वो आदमी अकड़ा हुआ था, मर चुका था। और वो कहाँ भागा मैं देख नहीं पाया। उसने आग मेरी आंखों में छोड़कर मारी थी। जब तक मैं उस आग को बुझाता, वो गायब हो चुका था। मेरे सामने एक लाश पड़ी थी जिससे मैं सवाल करना चाहता था, लेकिन मुर्दे से बात नहीं की जा सकती। मैं उसे रोक नहीं पाया। वो शक्तिशाली आदमी आखिर क्या चाहता है? लोगों को क्यों मार रहा है? सही कौन है, गलत कौन है, समझ नहीं पा रहा मैं। उस लाश को अपनी बाजुओं में उठाए मैं गांव की तरफ बढ़ता गया। जैसे ही मैं गांव में पहुंचा, मैं वहां लाश रख कर जाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने मुझे घेर लिया। पहले तो वो मुझसे सवाल करते रहे। मैंने उनको कहा, मैंने इसे नहीं मारा। वो जानते थे कि मैंने इसे नहीं मारा। मैंने उनको कहा, मैं वो आग वाला मानव नहीं हूं। वो ये भी जानते थे। उस लड़के ने कुछ नहीं बताया। वो चुप था, भीड़ में पीछे खड़ा, हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद कर रहा। और मैं जानता था अब सवालों का जवाब कौन दे सकता है। उस लड़के से बात करनी होगी। लेकिन उस लाश को पाने के बाद गांव वालों ने मुझे धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया। मैं उनसे लड़ सकता था, मैं उन्हें सजा तक दे सकता था। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन वो गलत रास्ता होगा। अच्छे इंसान ऐसा काम नहीं करते। मुझे गांव से दूर जाना पड़ा। अब मौके का इंतजार था मुझे। पहले गांव वालों से वो राज जानना है जो ये जानते हैं। पूरा सच पता होगा तभी मैं उसे रोक पाऊंगा, और ये बता नहीं रहे। मुझे कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ा। अगली रात लगभग 7 बजे एक आदमी उस बच्चे को हथकड़ी लगाकर फिर से जंगल की तरफ जा रहा। वो आगे शहर तक पहुंचना चाहता होगा, लेकिन रास्ते में मैंने उसे घेर लिया और मुझे देखते ही वो डर गया। उसने भी वो चाकू उस बच्चे के गले पर लगा दिया। अब मैं एक बच्चे के लिए क्या क्या करूंगा? अगर मैं आगे बढ़ता तो वो बच्चे को मार देता। ये गांव वाले कैसे हैं? ये बच्चे को इस तरह से अपना हथियार क्यों बनाते हैं? ये सवाल उस आदमी से मैंने किया था और वो जवाब देना नहीं चाहता था। बच्चा जवाब देना चाहता था तो वो आदमी उसे रोक रहा था। मुझे अब मौके का इंतजार करना पड़ा। मैंने कहा, मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसे नुकसान मत पहुँचाओ। उसने भी चाकू नीचे कर लिया। जैसे ही मैंने जलता हुआ लावा उस हथकड़ी पर फेंका, वो जरा सा जला और बच्चे को पकड़ना चाहता था। उससे पहले मैंने उसे पकड़ा। जमीन में निकली हुई वो दरार, बड़ी आग, और मैं उसे सर से पकड़कर आधा उस दरार में लटका चुका था। नर्क की आग को देखकर उसे कबूल करना था उसने जिंदगी में क्या क्या गलती की है। और उस बच्चे ने हाथ जोड़कर मुझे कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये उसका चाचा है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो आदमी जिसे मारना चाहता था, वो बच्चा उसे बचाना चाहता था। मैंने उस आदमी को छोड़ दिया और वो गांव की तरफ भागा। अब मैं उस बच्चे से सवाल कर रहा था और मैं उसे ये भी कह रहा था, डरना मत, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। वो जलता हुआ आदमी अगर तुम्हारे करीब आया तो मैं खुद की जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उस बच्चे ने कहा, वो मुझे वैसे भी मारेगा नहीं, वो किसी बच्चे को नहीं मारता, इसीलिए गांव के सभी लोग बच्चों को अपने साथ रखते हैं। ये सुनकर मैं हैरान हो गया और मैंने उससे सवाल किया, ऐसा क्यों? क्या तुम जानते हो वो कौन है? उस बच्चे ने कहा, हाँ, वो गांव में रहा करता था और गांव वालों ने उसे जलाकर मारा था लगभग 5 साल पहले। वो बच्चों को आज़ादी दिलवाना चाहता था। यहाँ सबको कैद करके रखा जाता है। जो गांव का मुखिया है यहाँ सबसे काम लेता है, वो किसी को बाहर जाने नहीं देता। और जब उस आदमी ने सबको बचाने की कोशिश की तो उस कब्रिस्तान में उसे एक बड़े खंबे पर लटकाकर जलाकर मारा गया था।
उसकी लाश इतनी सड़ गई थी कि उसे वहां दफनाया गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, साल 1.5 साल पहले अचानक जैसे वो दोबारा जिंदा हो गया। लोगों को दिखने लगा उसी जंगल में और वो लोगों को जलाकर मारने लगा। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ने लगा और गांव वालों ने ये माना शायद उसे दोबारा जिंदा कर दिया गया है। उस कब्रिस्तान में जो लाशें निकाली गई वो गांव वालों ने निकाली ताकि उसकी लाश को ढूंढा जा सके। उसकी लाश निकाली उन्होंने, फिर जला दी। उसको हर धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। वो अब भी जंगल में है, गांव वालों से बदला ले रहा है जिसने उसे जलाया था। सभी बड़े लोग जो गांव को कैद करके रखते हैं, एक एक करके वो उन्हें जला रहा है। लेकिन जब उन्हें पता लगा वो बच्चों को कुछ नहीं करता, मासूमों को कुछ नहीं करता, तब से हर कोई बच्चे को अपने साथ रखता है और धमकी देता है कि बच्चे को मार देगा, और वो दूर चला जाता है। लेकिन अगर कोई गांव वाला गलती से अकेला होता है तो वो जलाता है, पिघलाता है, बुरी तरह से मारता है। इस चीज़ में पुलिस वाले भी मिले हुए थे, इसीलिए पुलिस वाले भी बच्चे अपने साथ रखते हैं। ये उस बच्चे से पता लगा था और मैं ये जान गया था कि वो आदमी क्या चाहता है, बदला। वो यहाँ बदला चाहता है, लेकिन उसमें ये शक्ति कहाँ से आई वो भी मैं जान गया था। 1.5 साल पहले मैंने वो शैतान को रोका था और उस दरवाजे से वो तो नहीं आ पाया। उसके कई दास इस दुनिया में आ गए। मुझे लग रहा था हर दास दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता होगा, उसके लिए काम करता होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपना बदला लेने के लिए नर्क से उस रास्ते के जरिए आ गए हैं। ये भी उनमें से एक है। तब मैंने उस बच्चे को जाने दिया। वो डर नहीं रहा था। उसका कहना था वो गांव तक पहुंच जाएगा, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अब गांव में उन बुरे लोगों को एक बार सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वो आदमी को रोकना भी ज़रूरी था। मैं बिना डरे अब सीधा उस गांव में पहुंचा था। सीधा मैंने धमकी दी थी कि अगर दोबारा किसी को कैद किया गया तो मैं मार डालूंगा। गांव वाले मिलकर मुझे मारना चाहते थे। वो बुरे लोगों की भीड़ एक तरफ हो गई थी और मैंने जंगल में भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो मेरे पीछे आने लगे, वो बच्चे अपने साथ लेकर नहीं आए थे। वहाँ मैंने उन्हें घेर लिया और जब नर्क का वो दरवाज़ा खुला, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था और उनकी कांपती हुई टांगें, उन्हें पता था मैं उस जलते हुए आदमी से भी ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, मेरी कोई सीमा नहीं है। और मैंने उन्हें वहाँ से जाने दिया। लेकिन तभी वो जलता हुआ आदमी वहाँ पर आ गया और उन लोगों को जो 35 से 40 थे उसे घेरे में रोक लिया उसने। वहीं जलाने लगा और मैंने कहा था बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने दो इन्हें। और वो आदमी कहने लगा बदला नहीं ले रहा, सुरक्षा दे रहा हो। ये बुरे हमेशा बुरे रहते हैं, इन्हें ख़त्म करना पड़ता है। मैं इन्हें जला डालूंगा, इनका खात्मा ही सबकी आज़ादी है। मैंने कहा नहीं, कभी कभी लोगों को बदलने का मौका भी देना चाहिए। उसने कहा मुझे मौका मिला था, मुझे मौका नहीं मिला तो मैं किसी को मौका नहीं दूंगा। और मैं अब ये और ज़्यादा करना नहीं चाहता, खात्मा करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। ज़िंदगी जीने का मौका मुझे मिला है तो मैं साधारण बनकर रहूँगा, इन शक्तियों का दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने उससे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी वो आग, उसका मुकाबला कर नहीं पा रहा था मैं। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था। पहली बार वो आग का गोला बहुत ज़्यादा बड़ा था, मैं भी उसके अंदर, मैं भी जल रहा था। वो सभी लोग बच नहीं पाए, हर कोई पिघला, जलाया गया। और उसके बाद सिर्फ एक आदमी था जो उस गोले से बाहर निकल पाया था। मैं उसे बचाना चाहता था और वो आदमी उसे मारना, वो इंसानी शरीर में आकर वहाँ से भागने लगा। उस आदमी के पीछे मैं भी था और वो जलता हुआ आदमी भी उसके पीछे। उसे पकड़ने की कोशिश थी उसकी और मैं उसे बचाना चाहता। एक तरफ पेड़ के पास नदियों के बीच की वो पगडंडी और उसे एक तरफ से मैंने घेरा
एक तरफ से उस आदमी ने, मैं उसे बचाने के लिए अपनी तरफ आने को कह रहा और वो आदमी उसे जलाने के लिए आग के गोले फेंक रहा। मैं उसके आगे आ गया था, मैं उससे लड़ने लगा था और अब मैं ज़मीन से वो दरार बनाता उससे पहले ही वो उस दरार को बंद कर देता, जैसे उसमें उस दरार को बंद करने की शक्ति थी। वो नर्क की आग से बना हुआ और वो लावा उस दरार में फेंकता और दरार बंद हो जाती। इस तरह से हम में वो जंग लगी हुई थी। अचानक वहाँ कुछ अजीब सा हुआ, कुछ बहुत अजीब। एक काले सूट में आदमी एक अजीब दरवाजे के पार निकलता हुआ नजर आया। हवा में एक दरवाज़ा बना, ये चमकीला दरवाज़ा था। ऐसा दरवाज़ा मैं पहले भी देख चुका हूँ। वो आदमी दरवाजे के पार आया काले सूट में। उस आदमी ने दरवाजे से बाहर निकलते ही कहा, विक्टर महाजन, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। समय बिल्कुल सही है, जल्दी से खत्म करो जो करना चाहते हो। मैं उसकी तरफ देख रहा। ये काले सूट में आदमी पहचाना पहचाना सा लग रहा था। ये चमकीला सा सूट, काले रंग का, लेकिन ऊपर लगे हुए कई बटन और उसकी पीठ पर वो बड़ा सा गैजेट। इन लोगों को मैंने पहले भी देखा है। ये हमारे ब्रह्मांड के नहीं हैं, कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन ये दोबारा यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या शैतान ने कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया जिसे रोकने के लिए ये आए हैं? अचानक मुझे उसने समय दिया और वो आदमी जो सामने आग का था गुस्से में गोला बड़ा करने लगा और उस आदमी को भी उसके लपेटे में लेना चाहता था। उसने ऐसा किया भी। हम तीनों भी उस आग के गोले में थे और वो गांव वाला आदमी पीछे जल गया, भुन गया और मेरा शरीर भी जला हुआ। लेकिन तभी मैंने वो काले सूट वाले आदमी को देखा। उसकी पीठ में जो गैजेट था उससे रस्सियां निकल रही थी। साधारण रस्सियां नहीं, चमकीली चमकीली शक्तियां। और उन चमकीली शक्तियों ने उस आदमी को बाजुओं से पकड़ लिया था। बाजुओं में पकड़कर अचानक उसका आकार बड़ा छोटा होने लगा, जैसे वो अजीब तरह से बदल रहा हो, जैसे कोई फिल्म हो जो बीच बीच से कटी हुई होती है। उसकी दरारें दिखने लगी, वो खींचने लगा। कभी बच्चे जैसा दिखने लगता, कभी बड़ा बूढ़ा सा दिखने लगता, खींचता, चीखें मारता हुआ, जैसे समय बार बार झटके मार रहा हो उसका। और उसने उसको कई हिस्सों में काटा। वो रस्सियां शक्तिशाली थी जो उसे पकड़कर उसके तने अलग कर रही थी। तब उस आदमी ने मुझे कहा, क्या अब उस दरार को खोलोगे जहाँ से ये आया है? जल्दी उसे वहाँ पर भेजो। मैंने दरार खोली और उस आदमी को मैं वहाँ भेजना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो मर चुका था और उसकी जगह वहीं पर है। वो उस दरार में फेंका गया और उसके बाद वो नर्क की आग उसे जलाने लगी और मैंने वो दरार बंद कर दी। अब वो आदमी मेरे सामने था जिसने मेरी मदद की थी। मैं उससे हाथ मिलाना चाहता था और उसने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे कहा, जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक ज़रूरी काम है। तुम अब इस ब्रह्मांड में नहीं रह सकते, जल्दी से बाहर निकलो। मैं हैरान था, नहीं रह सकता? क्यों? मुझे यहाँ बहुत काम करना है। शैतान के बहुत सारे दास यहाँ मौजूद हैं, मुझे उन्हें रोकना है। और वो आदमी कहने लगा था, इन छोटे मोटे कामों में फंसे मत रहो, जल्दी से इस ब्रह्मांड से बाहर निकलो, समय कम है। मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हारी जान को खतरा है। ये सुनते ही मैं हंस पड़ा था। मेरी जान को क्या खतरा है? मैं मर नहीं सकता, ये मेरा श्राप है। और उस आदमी ने कहा, तुम बहुत कम जानते हो, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है तुम्हें मारने के लिए, जल्दी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, कौन? उसने कहा, तुम समझ नहीं पाओगे, समय कम है, जल्दी चलो मेरे साथ। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, यहाँ से बाहर जाने का समय है, इस ब्रह्मांड से दूर। मैं जाना नहीं चाहता था और उसने अपने गैजेट के अंदर से निकलने वाली उन चमकीली शक्तियों से मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं ऐसा महसूस कर रहा था, वो रस्सियाँ जैसे मुझे पकड़ रही हैं और वो आग जो मैं निकालना चाहता था उस नर्क से, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। मैं आग निकालने की कोशिश करता, लेकिन जैसे मेरी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हों।
उसने उन रस्सियों से मुझे ऐसे जकड़ रखा था कि मेरी बाजुएं खींचने लगी रबर की तरह। मेरा मुंह लंबा होने लगा और मेरी आंखें भी पतली सी हो रही थी। मुझे धुंधला सा नजर आ रहा। वो मुझे खींचकर उस दरवाजे के पार ले जाना चाहता था, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। हो सकता है वहां मुझे खतरा हो और ये बिना मेरी इजाजत के मुझे कहीं नहीं ले जा सकता। मुझे लग रहा था इससे बचने का कोई और रास्ता है या नहीं, लेकिन वो मुझे जिस तरह से खींच रहा, वो मार नहीं रहा था बल्कि मुझे फंसा रहा। उन रस्सियों को रोकने का रास्ता शायद उस गैजेट में है। वो मुझे खींचकर दरवाजे के पास लेकर आया और मैंने जैसे ही उसे जकड़ा, मैंने उसके पीछे टंगे उस गैजेट में हाथ गड़ा दिया। मैं अपनी उंगलियों से उस गैजेट को फाड़ चुका था और उसके अंदर से निकलने वाली वो रस्सियां गायब हो गई। वो रंग बिरंगी थी, लाल, पीली, हरी, छोटी छोटी तारें सी, लेकिन किस चीज से बनी हुई वो समझ में नहीं आया। वो गायब हो गई। अब वो खाली हाथ था, उसकी शक्तियां कम हो गई थी और मैंने उसे सर से पकड़ लिया और जमीन में वो आग निकालकर मैं उसको टॉर्चर करके पूछना चाहता था, मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? उसने कहा, बताने का समय नहीं है, दरवाजे को पार करो, दरवाजे को पार करो जल्दी। वो इस तरह ये कह रहा जैसे सच में समय कम हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है जिससे मुझे आगाह किया जा रहा है। क्या शैतान तो नहीं आ गया? मैंने यह सवाल उससे किया था और उसने कहा था, नहीं, इन छोटी चीजों पर ध्यान मत दो, जल्दी चलो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शैतान से भी बड़ा? आखिर वो कहना क्या चाहता है? अचानक एक तरफ एक और दरवाजा खुला था, एक बड़ा गोल दरवाजा। उससे निकलने वाली वो चिंगारियां और उसके बीच से काले रंग के कपड़े पहने एक आदमी जिसने मास्क से मुंह ढांका हुआ, अजीब से गैजेट उसके शरीर पर चिपके हुए लेकिन छोटे छोटे जो हिल रहे, वो जैसे पानी का बना हुआ हो ऐसा दिख रहा था। रंग बिरंगी रोशनियां उसके शरीर से निकल रही और उसने जैसे एक हाथ का धक्का उस आदमी को दिया और वो दरवाजे के पार और वो वाला दरवाज़ा बंद। अब वो आदमी मेरे सामने था और मैं खड़ा इंतज़ार कर रहा। वो सूट वाला आदमी किससे आगाह कर रहा था? क्या इससे? क्या चीज़ है ये? कौन है ये? सवाल बहुत सारे थे, जवाब शायद मिलने वाला था मुझे। मैं भी तैयार होकर खड़ा हो गया। मेरे हाथ में लावा निकलने लगा था। जमीन में आई हुई दरारें मेरी शक्ति का प्रदर्शन था और उसने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जमीन में उसने मेरी वाली दरारों को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। ये जो लावा था ये पीले रंग का नहीं, लाल और नीला लावा था जो उसके हाथ में था और ज़मीन से लावे के बुलबुले फूटने लगे थे। जैसे मुझसे मिलती जुलती लेकिन अजीब सी शक्ति उसके पास भी थी। क्या उसने भी शैतान से सौदा किया है? क्या है ये? मैंने आँख को उठा उठाकर उस पर मारा था लेकिन उस पर कोई असर नहीं। उसके शरीर पर जो सूट था जो उसने पहन रखा था उस पर जैसे पानी की तरह निचोड़कर नीचे गिर जाता वो लावा नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। मैं अब उसे लड़ने के लिए छलांग लगाकर गया था और उसे धक्का देकर पीछे गिराया। उसके पांव बड़े बड़े से हो गए थे और पांव से निकलने वाला काले रंग का तारकोल जैसे कई उंगलियों की तरह जमीन को दबोच लेता और वो अब खिसट कर पीछे भी नहीं जा रहा। 2-3 बार मैंने उसे धक्का दिया। अब वो जमीन से हिल तक नहीं रहा था, जैसे जुड़ चुका हो जमीन के साथ एक ताकतवर विरोधी। उसके बाद उसने जो नीले रंग का लावा मेरे ऊपर फेंका था मेरी एक तरफ की बाजू को जला दिया था और ये नीले लावे के कारण बाजू जली हुई ठीक नहीं हो रही। वो बाजू जैसे लकवाग्रस्त सी हो गई। एक ही बाजू बची थी मेरे पास और उसके बाद मैं उससे लड़ने की कोशिश कर रहा लेकिन वो ताकतवर, उसके पास एक अजीब सी जैसे रस्सी जैसे हंटर था। वो मेरे शरीर पर मारता और मेरे शरीर से लाल खून निकलता
लेकिन वो खून जमीन को छूने से पहले भाप बन जाता। बार बार उस रस्सी से वो मेरे शरीर को उधेड़ रहा था और मुझे दर्द होता, मैं कमज़ोर होता चला जाता। मैं ये जानता था यहाँ पर मैं मरा तो मैं काफ़ी करीब से उठ खड़ा होऊंगा। वो मिट्टी मैंने करीब में गाड़ी हुई है। मैं अब खड़ा होकर उसे कह रहा था, मैं अभी कमज़ोर हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। कौन हो तुम? और उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली थी मिट्टी की, वही थैली जो मैंने करीब गाड़ी हुई। उसने वो मिट्टी निकाली, मुझे डर था वो उसे फैला देगा, फेंक देगा, ताकि मैं मरा तो भारत के उस कब्रिस्तान में उठूंगा यहाँ से दूर। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मेरी आंखों के सामने उस मिट्टी को ज़मीन में दफनाया और एक भारी आवाज़ में कहा, उस मास्क से वो आवाज़ छनकर आ रही, अब तुम मरे तो यहाँ पर उठोगे। और ये कहकर उसने एक तीखी भालेनुमा चीज़ जो अपने हाथ में पैदा कर ली थी, अपने शरीर को जैसे निचोड़ कर, वो जैसे पानी का, जैसे किसी पिघली हुई धातु का बना हुआ आकार ले रहा। उसने वो भाला फेंका मेरे सर के पार और एकदम अंधेरा। मैं मिट्टी के बीच था। जल्दी से मैं उठा और जैसे ही मैं उठा उसके ही सामने उसने अभी अभी मिट्टी गाड़ी थी, वहीं पर मैं दोबारा उठा और वो भाला उसने दोबारा मेरे सर में गाड़ दिया। फिर से मैं मिट्टी में और दोबारा उठा और दोबारा उसने भाला मेरी छाती में गाड़ा। फिर से मैं मरा और फिर से निकला। उसने सर से पकड़कर मेरी आंखों में कहा था, कितनी बार मरोगे, कितनी बार मरोगे, अब यहीं से उठोगे और मैं जानता हूं तुम्हें कैसे मारा जा सकता है। उसने धक्का देकर मुझे पीछे फेंका था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कोई जानता है मुझे कैसे मारा जा सकता है और वो मुझे मारने के लिए ही आया है। उसने मिट्टी इसीलिए निकाली ताकि मैं यहीं पर पैदा हूं, मेरे अंदर दहशत पैदा करने के लिए। तभी कई दरवाजे खुले थे जिसमें से कई सूट पहने वही आदमी, द अदर्स, उस संस्था के लोग लगभग 15 से 20 थे जो उससे लड़ रहे और वो बड़ी आसानी से उनके परखच्चे उड़ा रहा। उनके उस गैजेट से निकलने वाली अलग अलग रोशनियों वाली वो रस्सियां भी उसे पकड़ नहीं पा रही। वो अपने कई रूप खींच कर बनाने की कोशिश कर रहा और वो रस्सियां उस पिघले हुए लावे में जैसे जल रही थी। बार बार उसे पकड़ने की कोशिश उन लोगों के लिए बेकाबू के समान, जैसे उनके हाथ से दूर हो। वो कई लोगों को मार चुका और एक आदमी ने मेरी बाजू पकड़कर कहा था, निकलो यहाँ से, मरना नहीं चाहते तो निकलो। वो मुझे दरवाजे के पास ले गया। मैं कायरों जैसा महसूस कर रहा, भाग रहा था किसी से जो मुझे मारने के लिए आया। क्या ये सही था? वहाँ खड़ा होकर मैंने खुद से सवाल किया था, क्या मुझे जाना चाहिए? लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं। उस आदमी के पास था, वो सूट वाला, वो द अदर्स। वो कह रहा, यहाँ से चलो, इस ब्रह्मांड से बाहर, जल्दी करो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं उस दरवाजे के आधे बाहर आधा अंदर था और उस आदमी से जो मुझे मारने आया, उसने कई लोगों को मारा था। लगभग 12-13 उस द अदर संस्था के लोगों को वहाँ उस नर्क की आग में सड़ा दिया था। मैंने उससे निकलते वक्त सवाल किया था, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा, वापस आऊँगा और तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें मारूँगा। और उसने अपने हाथ से अपने मास्क को उतारने के लिए हाथ ऊपर किया और मैंने उससे सवाल किया, बताओ मुझे कौन हो तुम? अगर तुम में हिम्मत है तो चेहरा दिखाओ, हो कौन तुम? उसने मास्क उतारा था और मेरे होश उड़ गए। पूरा मास्क उतरने के बाद मैं इस चेहरे को पहचानता था और वो कौन था मेरी समझ से बाहर भी था। बिल्कुल मेरे जैसा चेहरा, जैसे हूबहू मेरा हम शक्ल। मैं हैरान और मैंने सवाल पूछा, कौन हो तुम? और उसने जवाब दिया था, मेरा नाम है विक्टर महाजन और लोग मुझे द डेड मैन कहते हैं। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड्स बहुत रोमांचक होने वाले हैं। आखिर कैसे
विक्टर महाजन को मारने के लिए एक और विक्टर महाजन आया है जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। आखिर क्यों, आखिर कैसे, कहां से? कई सवालों के जवाब आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारी सीरीज़ के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।